अब हम आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के एक बहुत अहम मुद्दे पर, जिसका संबंध भारत से है। और भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में एक संस्थापक सदस्य के नाते बहुत अहम योगदान रहा है। मात्र संस्थापक सदस्य के नाते भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूती नहीं दी, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाते हुए उसने लोकतंत्र का जो मैसेज दुनिया को दिया, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का, वह संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए बहुत अहम संबल था। इस बैकग्राउंड में, इस पृष्ठभूमि में हमें समझने की जरूरत है भारत के स्थायी सदस्यता के दावे की स्थिति। क्या है विषय? भारत के द्वारा भारत के स्थायी सदस्यता के दावे की वर्तमान स्थिति, अर्थात भारत स्थायी सदस्यता का दावा करते रहा है। पहली बात तो ये तय हो गई, ये समझ गए आप। स्थायी सदस्यता का दावा भारत द्वारा किया जाता रहा है। तो अब हमको ये जानना है कि आज क्या स्थिति है। क्या स्थायी सदस्य बन पाया? यदि नहीं तो क्या बाधाएं हैं, कौन सी बातें आड़े आ रही हैं, क्या दिक्कतें हैं? सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों में विस्तार का मामला सबसे पहले भारत ने 1992 में उठाया था। 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष शिखर सम्मेलन में बहुत प्रभावी तरीके से भारत की स्थायी सदस्यता का मामला उठाया। बल्कि सच्चाई तो ये है कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता का मामला उठाया। और इस संबंध में महासभा द्वारा जो गठित कार्यदल, जिसने अपनी 1996 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें इस मुद्दे पर राष्ट्रों के मध्य आम सहमति बनाने का सुझाव दिया। दूसरे शब्दों में 1992 से सदस्यता की बात शुरू होती है प्रभावशील तरीके से। इसका परिणाम यह होता है कि एक रिपोर्ट बनाई जाती है, एक कार्यदल बनाया जाता है। कार्यदल गहन अध्ययन के बाद 4 सालों में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। उस रिपोर्ट के मातहत उसका कहना रहता है कि सभी राष्ट्रों के बीच एक आम सहमति बनाई जाए। किस बात को लेकर? सुरक्षा परिषद की सदस्यता को लेकर। बुतरस गाली, जो 2005 में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव थे, बुतरस गाली, इन्होंने इन लार्जर फ्रीडम नामक रिपोर्ट में सुरक्षा परिषद की सदस्यता 15 से बढ़ाकर 24 किए जाने का प्रस्ताव किया। ये अगला कदम है। 1992 पहला कदम, 1996 दूसरा कदम, तीसरा 1905 में बुतरस गाली के द्वारा, स्वयं महासचिव द्वारा, यह प्रस्ताव दिया गया कि सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या 15 से बढ़ाकर 24 किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य से इस प्रस्ताव पर सहमति नहीं बन पाई। इसका मुख्य कारण था कि स्थायी सदस्य जो थे और कुछ दूसरे सदस्य थे, दूसरे देश, ये इसका विरोध कर रहे थे। क्योंकि 24 लोगों का कैसे वितरण होगा, भौगोलिक दृष्टि से वे लोग किस क्षेत्र के होंगे, इस पर भी काफ़ी बहस हुई थी। और मूल रूप से स्थायी सदस्य कतई और स्थायी सदस्यों को आने नहीं देना चाहते। तो मूल कारण कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों द्वारा विरोध, इस सतत रूप से विरोध। ये जो स्थायी सदस्यता का विरोध करने वाले देशों ने कॉफ़ी क्लब नाम का एक संगठन बना लिया है। क्या बनाया? कॉफ़ी क्लब, जिसमें अब यूनाइटेड फॉर कंसेंसस के नाम से अब जिसको कहते हैं, यूनाइटेड फॉर कंसेंसस, कंसेंसस यानी सहमति, यूनाइटेड मतलब एकजुट होना, सहमति के लिए एकजुट होना, ऐसा उन्होंने एक संगठन बना लिया है जो पूर्व में कॉफ़ी क्लब कहलाता था। और इसमें कौन कौन से देश हैं? इटली, स्पेन, अर्जेंटीना, कनाडा, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको और पाकिस्तान। देखिए, पूरे नक्शे को यदि आप देखें तो मैं पुनः उन देशों के नाम दोहराता हूँ जो इस कॉफ़ी क्लब या
यूनाइटेड फॉर कंसेंसस के सदस्य हैं स्पेन, फिर अर्जेंटीना, फिर कनाडा, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको और पाकिस्तान। वर्तमान में स्थायी सदस्यता के लिए 4 प्रमुख दावेदार हैं। स्थायी सदस्यता की जरूरत है, ऐसा धीरे एक सहमति बन रही है, लेकिन कौन बनेंगे इसको लेकर बड़ा विवाद है। यदि कल को यह प्रस्ताव पारित होता है, कोई वीटो नहीं करता है कि स्थायी सदस्य बनाए जाएं, बढ़ाए जाएं, तो कौन से देश बनेंगे, इसको लेकर बहस है। और इसी संशय के कारण ही स्थायी सदस्यता को बढ़ाने की स्वीकृति भी नहीं आ पा रही है। 4 देश जो हैं जिनका नाम मूल रूप से स्थायी सदस्यता के लिए लिया जाता है, भारत, जर्मनी, ब्राज़ील और जापान। भारत और जापान एशिया से, जर्मनी यूरोप से और ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका से। कॉफ़ी क्लब के जो देश हैं जिनका नाम मैंने पूर्व में लिया, वे इसका विरोध करते रहते हैं। उनका लगातार विरोध इस बात पर रहा है कि इन देशों को किस आधार पर स्थायी सदस्यता दी जाए। और भारत का तो सबसे ज़्यादा विरोध पाकिस्तान करता है, क्योंकि पाकिस्तान भारत के बढ़ती ताकत से वैसे ही चिंतित है। ऊपर से यदि स्थायी सदस्यता मिल जाती है और स्थायी सदस्यता के बल पर निषेधाधिकार का अधिकार मिल जाता है, तो वह पाकिस्तान को नागवार गुजरेगा। पाकिस्तान तीव्र विरोध करता ही है और सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान का मित्र चीन हमारा विरोध करता है। लेकिन सौभाग्य से स्थायी सदस्यों में चीन ने खुलकर भारत का समर्थन ऐसा तो नहीं किया, लेकिन ये बात तय है कि वह पाकिस्तान का समर्थन करते हुए अपने को एक तरीके से इक्वानिमिटी, समान दूरी बनाए रखा है इस मुद्दे को लेकर। भारत का सबसे तीव्र विरोध बस पाकिस्तान, ये हमें याद रखना है। जहां चीन ने खुलकर समर्थन नहीं किया है क्योंकि वो एक राजनीतिक व्यवस्था है, वहां उसने विरोध भी नहीं किया है। रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, ये 4 देश भारत का सतत रूप से उसकी स्थायी सदस्यता का समर्थन करते रहे हैं। मैं पुनः दोहरा दूं, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जो स्वयं स्थायी सदस्य हैं, ये भारत की स्थायी सदस्यता का सतत रूप से समर्थन करते रहे हैं। ऐसी स्थिति में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का जो मामला है थोड़ा सा अटका हुआ है, क्योंकि उसको केवल चीन के खुले समर्थन की ज़रूरत है। और चीन की व्यवस्था है कि पाकिस्तान उसका निकट का मित्र है और पाकिस्तान कतई बर्दाश्त नहीं करता कि भारत सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बने। भारत की स्थायी सदस्यता सुरक्षा परिषद में ये मामला अटका ही नहीं हुआ, बल्कि एक बड़ी विचित्र स्थिति हो गई है। विचित्र क्यों? जहां 5 में से 4 स्थायी सदस्य भारत के पक्ष में हैं, वहां मात्र 1 सदस्य भारत के इस स्थायी सदस्यता के मतदान के दौरान वीटो कर देता है। खैर, वीटो की अभी स्थिति नहीं आई है, लेकिन अभी समर्थन नहीं कर रहा है, और वह है चीन। विचित्रता की बात यह है कि चीन वही देश है जिसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के लिए भारत ने ही पुरजोर प्रयास किया था जब 1949 में वहाँ पर कम्युनिस्ट शासन आया, माओ जेडोंग वहाँ के नेता बने। उसके बाद से सतत रूप से भारत ही लगातार प्रयास कर रहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता चीन को मिले, और ये इसी के प्रयासों का परिणाम है कि चीन को भारत ने ही स्थायी सदस्य बनने के लिए प्रेरित किया
और उसके लिए प्रचार किया, समर्थन दिया और विश्व जनमत तैयार किया। दूसरे शब्दों में, चीन ने भारत पर इस मामले में एक तरीके से छुरा भोंकने का काम किया है। भारत जहां एक और सतत रूप से चीन की स्थायी सदस्यता के लिए आवाज उठाता रहा, वहीं चीन ऐसा करने से कोसों दूर है जब भारत का मौका आ रहा है। तो एक विचित्रता तो ये। दूसरा, इससे अब आप समझ सकते हैं वीटो और स्थायी सदस्यता का पावर कितना है। जहां विश्व के अधिकतर देश, जिनमें 4 वे देश भी शामिल हैं जो स्थायी सदस्य हैं, ये लोग जहां भारत की सदस्यता का समर्थन कर रहे हैं, वहां मात्र एक देश और उस देश के पिछलग्गू देशों में चीन या एक आध 2 और देश, ये बस भारत का विरोध कर रहे हैं। परिणाम कुल मिलाकर ये मामला अटका हुआ है। इससे साबित होता है स्थायी सदस्यता की ताकत। और एक और जहां स्थायी सदस्यों की ताकत, उनका पावर, उनका अधिकार इतना ऊंचा है, वहीं बाकी अन्य सदस्य, उनके अधिकार, उनके पावर बहुत नीचे हो जाते हैं। यही समानता के अधिकार की बात आती है और एक विरोधाभास यूएनओ के सिद्धांतों में दिखाई देता है। खैर, तो निष्कर्ष ये कि भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का मामला अभी अधर में है। संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व रंगमंच पर, विश्व मंच पर, राजनैतिक मंच पर एकमात्र वैश्विक संस्था नहीं रही। वैसे ये प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त होता है 1945 में, तो वैश्विक मंच पर आने वाली ये पहली संस्था थी। लेकिन समय के साथ साथ विभिन्न आयामों को लेते हुए और कई संस्थाएं बनी, उनका निर्माण हुआ और वे अस्तित्व में आई। विश्व राजनीति में ऐसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय पात्रों का उदय हुआ जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठनों के रूप में हम पहचान सकते हैं, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो। इन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में अब हम थोड़ा सा बात करें। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो हैं, ये आर्थिक रूप से जो मंच पर आए हैं और अपना प्रभाव डाल रहे हैं, उनमें सबसे पहला है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन, जैसे कि शब्द से स्पष्ट है, यह संस्था आर्थिक मुद्दे पर व्यापारिक पक्ष को लेकर चलती है। इसका जो दायरा है, इसका जो कार्यक्षेत्र है, वह आर्थिक है और आर्थिक क्षेत्र में व्यापार संबंधी मामलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहला आर्थिक समझौता था जिसे कहते हैं गैट, GATT। GATT, गैट शॉर्ट फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। जनरल एग्रीमेंट, ये एक समझौता है, विभिन्न राष्ट्रों के प्रति समझौता है, के बीच में समझौता है। और इस समझौते को कराने में संयुक्त राष्ट्र संघ का भी एक अहम योगदान रहा है। लेकिन ये अपनी तई एक स्वतंत्र संस्था है जो व्यापारिक मुद्दों को देखती है। तो फुल फॉर्म हो गया जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। सबसे पहला आर्थिक समझौता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और इसकी शुरुआत द्वितीय विश्व की समाप्ति के साथ साथ ही हो गई थी 1947 में। इस समझौते को डंकल समझौता भी कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक समझौता भी माना जाता है। जनवरी 95 में गैट समझौते का जो स्थान है वो विश्व व्यापार संगठन ने ले लिया, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने गैट के समझौते को अपने तई ले लिया, अपने दायरे में ले लिया। और इस प्रकार जो गैट 1947 से 1995 तक चल रहा था, जो समझौते के रूप में था, उसे एक संस्था के रूप में
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO उसने ले लिया और वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 150 है। इसका मूल उद्देश्य होता है व्यापार के क्षेत्र में सुनिश्चित करना कि व्यापार इस ढंग का हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जिससे सभी राष्ट्रों का हित हो। विशेषकर जो संसाधन विहीन राष्ट्र हैं उनके भी हितों का ध्यान रखा जाए और जो संसाधन के साथ हैं उनके भी हितों का ध्यान रखा जाए। एक समय था जब ऐसे राष्ट्र जिनके पास पर्याप्त संसाधन थे उनके पास उन संसाधनों के उपयोग की चीजें नहीं थी, तो ऐसे राष्ट्रों का बड़ा दोहन किया गया, संसाधनों का निर्यात किया गया, मुंह मांगी कीमत पर उसे भेजा गया, बेचा गया और इस प्रकार संसाधनों का काफ़ी उत्सर्जन हुआ, काफ़ी उसका कहना चाहिए दुरुपयोग भी हुआ और ये देश मात्र संसाधन वाले देश रह गए, मात्र दूसरे देशों को कच्चा माल निर्यात करने वाले देश रह गए। ऐसी स्थिति से बचने के लिए भी गैट एग्रीमेंट और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बहुत बड़ी भूमिका है। ये व्यापार के नियमों को सुनिश्चित करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों को। पहला, बहुपक्षीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों के बारे में निर्णय लेता है और समझौता लागू करता है। ये इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है, भूमिका है। और दूसरा है व्यापारिक विवादों का निपटारा करना। व्यापारिक विवाद कई तरह के हो सकते हैं, बहुत तरीके के। व्यापार जब होता है तो उसमें मुद्रा को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा को लेकर, सामान के लॉस को लेकर, लाभ हानि के प्रतिशत को लेकर बहुत सारी बातें आती हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी उसमें आ जाती है। जो देश किसी एक खेमे के हैं वो दूसरे खेमे के देश के साथ व्यापार कई बार नहीं करना चाहते, भले ही कुछ भी उसकी कीमत चुकानी पड़े, आदि आदि। बहुत से देश अपने जल मार्ग का, अपने वायु मार्ग का उपयोग नहीं करने देते और इस प्रकार काफ़ी नुकसान में दूसरे देशों को व्यापार करना होता है। कई बार ऐसा मौका आया है जब पाकिस्तान ने भारत को अपना एयर स्पेस नहीं दिया, तो भारत को अपना व्यापार, भारत को अपना निर्यात दूसरे रास्ते से करना पड़ता है। तो ये सब जो मामले हैं ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नाम की संस्था के तहत सुलझाए जाते हैं, जिसमें गैट समझौता भी 1995 में शामिल कर लिया गया। दूसरी संस्था है यूरोपीय संघ। ये एक अत्यधिक महत्वपूर्ण संघ है और जैसा कि स्पष्ट है यूरोपीय देशों का संघ है, यूरोपीय यूनियन, EU शॉर्ट फॉर्म में, ज़्यादा पॉपुलर है EU के नाम से। यूरोपीय संघ एक अत्यधिक बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक संगठन है। आप यूरोप के नक्शे में देखिए कितने सारे देश उसमें जुड़े हुए हैं और सब देश छोटे छोटे हैं। आप अपने शहर से 2 घंटे की यात्रा करें, पता लगा दूसरा देश आ गया। वहाँ की करेंसी की समस्या, वहाँ के सामान को खरीदने लेने की समस्या, वहाँ पर जाने की समस्या, वीज़ा आदि की समस्या, वहाँ पर सामान बेचने की समस्या। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा था और इस प्रकार इसका परिणाम ये हो रहा था कि जो देश थे बड़े संकुचित हो गए थे। तो इन देशों के बीच में जो छोटे छोटे देश आपको यूरोप में दिखाई दे रहे हैं, खासकर पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र में, ये छोटे छोटे देश अपनी सीमाएं बढ़ाना चाह रहे थे। अब भौगोलिक सीमा तो बढ़ा नहीं सकते, फ्रांस की भौगोलिक सीमा जो है वो उतनी ही रहेगी, लेकिन कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे कि व्यक्तियों को, फ्रांस के व्यक्तियों को स्वतंत्रता पूर्वक दूसरे देशों में जाने आने में दिक्कत ना हो। तो वीसा, पासपोर्ट, करेंसी और अन्य मुद्दों पर लेकर शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ी दिक्कतें हो रही थी।
तो इसको लेकर ज़रूरत समझ महसूस की जा रही थी और इस प्रकार इस आर्थिक उद्देश्य से यूरोपियन संघ की स्थापना होती है 1942 में। सोचिए 1942 में, जहां एक और विश्व युद्ध चल रहा था, वहीं दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना की चर्चा हो रही थी, वहीं भारत जैसे देशों के स्वतंत्रता की भी चर्चा हो रही थी, वहीं यूरोपीय यूनियन की भी बात चल रही थी और 1942 में इसकी स्थापना हो जाती है। इसमें कुल 25 राष्ट्र इसके सदस्य हैं, 25। और इस प्रकार क्या हुआ है कि ये जो 25 देश हैं, यूरोपियन संघ के नक्शे को देखिए, यूरोप के नक्शे में यूरोपियन संघ का नक्शा आप देखिए, 25 राष्ट्रों के लोग एक दूसरे देश में जाने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हैं, उन्हें कोई किसी तरह की कठिनाई नहीं होती। एक छोटा सा देश आप देखेंगे, लग्जमबर्ग। ये लग्जमबर्ग बहुत ही छोटा देश है और वहाँ से फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड आदि की सीमाएं बहुत पास पास हैं। लग्जमबर्ग में रहने वाला व्यक्ति या तो लग्जमबर्ग की सीमा के दायरे में ही अपनी जीवन निकाल दे और कहीं अन्य क्षेत्र में जाने के लिए समस्त कार्रवाइयों से गुजरे और या वो स्वतंत्रता पूर्वक इन क्षेत्रों में घूम सके। यूरोपियन संघ ने इसे संभव बनाया है। अब कहने को तो एक फ्रांस का एक व्यक्ति फ्रेंच है, लेकिन फ्रेंच होते हुए भी वो कई देशों में, इन 24 अन्य देशों में वह स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकता है और भी बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं। आज यूरोपियन संघ को विश्व में सबसे शक्तिशाली आर्थिक संगठन के रूप में देखा जाता है, सबसे शक्तिशाली आर्थिक संगठन। अब सोचिए, इतने छोटे छोटे देश एक साथ मिल गए आर्थिक मामलों में तो दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश बन गए। कहने का तात्पर्य कि सहयोग से कितने बड़े बड़े काम हो जाते हैं, बूंद बूंद से घट भरे। उसी प्रकार यहाँ पर ये छोटे छोटे देश मिलकर अपने को एक सर्वशक्तिशाली देश बना बैठे हैं, एक संस्था बना बैठे हैं। ये बात है यूरोपियन संघ की, यूरोपियन यूनियन की, जिसे संक्षिप्त में EU कहा जाता है। अगली संस्था एसियान, ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना भी कुछ यूरोपियन संघ से प्रेरित होकर हुई थी। ये भी आर्थिक संगठन है और जहां यूरोपियन संघ यूरोपीय देशों का संगठन है, एशियान जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के देशों का संगठन है। साउथ ईस्ट एशिया, अब इसमें देखिए कौन से देश आते हैं। इसकी स्थापना 1967 में हुई। यूरोपियन संघ की स्थापना 1942 में, इसकी स्थापना 25 वर्ष बाद 1967 में। और इसका मुख्य उद्देश्य था आर्थिक विकास अपने क्षेत्रीय मामलों में, राजनीतिक सामाजिक प्रगति को गति देना, आर्थिक विकास इसका मुख्य मुद्दा था। दुर्भाग्य से एशियान कुछ ज़्यादा प्रगति नहीं कर पाया है। जहां यूरोपियन संघ सर्वशक्तिशाली, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली आर्थिक संगठन बन बैठा है, वहीं एशियान अपनी अंदरूनी राजनीति के कारण, सदस्य देशों के बीच की राजनीति के कारण उतना मजबूत नहीं हो पाया, इसका औचित्य उतना सार्थक नहीं हो पाया है। विश्व राजनीति यहाँ पे बहुत दखल दे रही है और शीत युद्ध के काल में तो इसकी हालत और बुरी थी। खैर, पर निष्कर्ष ये कि एशियान नाम की एक संस्था भी अस्तित्व में है, जो साउथ ईस्ट एशियन, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। अगली संस्था है सार्क, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। रीजनल कोऑपरेशन, इसको आप देखेंगे, ये दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन कहलाता है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन।
दक्षिण एशिया के 8 देश इसमें शामिल हैं सार्क में, और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। सार्क के बारे में विस्तार से हमने अन्य अध्याय में जिक्र किया हुआ है, इसलिए यहाँ हम उतने विस्तार से नहीं जाएंगे, लेकिन आप जान लें कि सार्क की स्थापना 1985 में हुई। पहला सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ। भारत, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान इसके स्थायी सदस्य हैं, और इसकी मंशा भी थी कि एक रीजनल कोऑपरेशन के माध्यम से, क्षेत्रीय कोऑप सहयोग के माध्यम से एक अपनी आवाज़ विश्व मंच पर बुलंद रखें, सहयोग की भावना रखें, अपने जो मुद्दे हैं द्विपक्षीय मुद्दे उसे यही निपटाकर विश्व मंच पर हम सब एकजुट दिखें। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति घुस आई है। दुर्भाग्य से ये देश कुछ दुर्भावनाओं से भी पीड़ित हैं। उसमें सबसे बड़ी जो कमी है वह ये कि भारत के छोड़कर अन्य देश जो हैं वो भारत के एक ताकतवर शक्ति बनने से घबराए हुए हैं, और इसलिए भारत पर विश्वास नहीं करते, भारत की नीयत पर हमेशा शंका करते हैं, भारत के साथ सहयोग के मामले में थोड़ा सा धीमे चलते हैं। और इन देशों के बीच में भी इतने सारे विवादित मुद्दे हैं, जिसमें नदी का मुद्दा है, सीमाओं का मुद्दा है, नदी के पानी का मुद्दा है, आदि आदि। इन सब बातों के कारण सार्क देशों के बीच में जो अपेक्षित सहयोग होना था उससे अभी हम कोसों दूर हैं। 1985 की स्थापना और अब 35 वर्ष हो चुके हैं। 35 वर्ष में सार्क ने कुछ ज़्यादा अचीव नहीं किया है। ये एक ऐसा संगठन है जिसमें 2 परमाणु शक्तियां शामिल हैं, पाकिस्तान और भारत। दोनों अपने को प्रबल शक्तिशाली समझते हैं, और भी अन्य कई समस्याएं हैं। अभी तक जो मैंने 2-3 संस्थाओं की बात की, चाहे वो गैट हो या WTO या एशियान या सार्क, ये सरकारी संस्थाएं हैं। सरकारी संस्थाओं से तात्पर्य है कि सरकारों के द्वारा स्थापित है और इसके सदस्य सरकार के लोग हैं। अब कुछ गैर सरकारी संस्थाएं भी विश्व मंच पर आई हैं 1945 के बाद, जो एक तरीके से NGO का काम कर रही हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, संक्षिप्त में ये NGO कहलाती हैं, गैर संस्कारी संगठन। और इनमें से कई गैर सरकारी संगठन तो अत्यधिक प्रभावशाली हैं। ये लोग सरकार के संगठन में शामिल नहीं होते, सरकार के संगठन का हिस्सा नहीं बनते। जरूरत पड़ी तो सरकार के बुलावे पर प्रतिनिधि के रूप में जाते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, अपने विचार रखते हैं, अन्यथा ये सरकार पर दबाव का कार्य करते हैं, एक प्रेशर ग्रुप का कार्य करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुच्छेद 71 के अनुसार गैर सरकारी संगठन वह है जो न सरकार है और न ही सदस्य राज्य। ये राज्य के आधार पे NGO नहीं रहता, सरकार तो रहती ही नहीं, राज्य के आधार पे भी नहीं रहता। उनकी भूमिका केवल सलाहकारी भूमिका रहती है, एडवाइजरी रोल। NGOs विभिन्न क्षेत्रों में रिसर्च करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं और अपने अनुभवों को सरकार के साथ साझा करते हैं और उन्हें सलाह देते हैं। सलाह मानना ना मानना ये सरकारी संस्थाओं पर निर्भर है, सरकार पर निर्भर है, पर इन लोगों की सलाह अति महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि ये राजनीति से उठकर एक स्वतंत्र निर्णय लेते हैं, एक स्वतंत्र रिपोर्ट तैयार करते हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। तो इसलिए इनकी जो छानबीन होती है, इनकी जो खोज वगैरह होती है, वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए इन गैर सरकारी संगठनों को
20वीं शताब्दी में बहुत महत्वपूर्ण माना गया, काफ़ी महत्व इन्हें दिया गया है और ऐसा लगने लगा कि अंतर्राष्ट्रीय संधियां एवं समझौते, पोषणकारी विकास, विकासशील देशों की सहायता के लिए गैर सरकारी संगठनों का उदय, न जाने क्या क्या हुआ। बहुत सारे क्षेत्रों में गैर संस्कारी संगठनों ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और कई बार तो इन गैर सरकारी संगठनों ने प्राकृतिक आपदाओं में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। इसीलिए इन गैर सरकारी संस्थाओं की महत्ता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इनमें से कुछ गैर सरकारी संस्थाओं के बारे में अब हम बात करें। पहली है रेड क्रॉस सोसाइटी। रेड क्रॉस आपने देखा होगा, कई गाड़ियों में लाल क्रॉस का चिन्ह लगा रहता है। कई झंडे आप देखे होंगे जो सफ़ेद रहते हैं लेकिन लाल क्रॉस लगा रहता है। ये अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का लोगो है जो विश्व में लगभग हर देश में इसकी पहुंच है। अत्यधिक महत्वपूर्ण गैर संस्कारी संस्था। और ये कार्य क्या करती है? यह कार्य करती है युद्ध व संकट के समय असहाय लोगों की मदद करना। युद्ध और संकट के समय विश्व में जहाँ जहाँ युद्ध हुए, हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति सेना को 35 जगह यूएन ने भेजा, तो 35 युद्ध तो ये हो गए। इसके अलावा बहुत जगह युद्ध नहीं हुए हों पर युद्ध की स्थिति आई हो। इसके अलावा कई जगह ऐसी होंगी जहां पर युद्ध तो हुए लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सेना नहीं गई, उसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो आप सोच सकते हैं कितने युद्ध हुए होंगे। जहां भी युद्ध हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी का झंडा, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े हुए नर्स, डॉक्टर्स, वॉलंटियर्स आप वहाँ पे एक अच्छी संख्या में पाएंगे जो सभी खतरों को झेलते हुए, युद्ध की विभीषिका को झेलते हुए लोगों के उपचार में लगे हुए, चाहे वो दुश्मन क्षेत्र का सैनिक हो, चाहे वो अपने ही देश का सैनिक क्यों ना हो। बड़ी निष्काम भावना से ये लोग मदद करते हैं और कोशिश करते हैं कि सभी सैनिकों को, चाहे वो घायल हों, किसी भी क्षेत्र के हों, उन्हें सुविधा मुहैया कराई जाए। इसके अलावा आपात क्षेत्रों में जैसे सुनामी आया, भूकंप आता है, सुनामी के समय में रेड क्रॉस सोसाइटी की भूमिका बड़ी अहम रही। दूसरी संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी मतलब क्या होता है? एमनेस्टी मतलब होता है किसी को किसी चीज़ से राहत देना। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये जो गैर सरकारी संगठन है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों से संबंधित कार्यों में जुड़ी हुई है। मानवाधिकार, और ये एमनेस्टी शब्द जो है इसका संबंध मानवाधिकारों से है। लोगों को एमनेस्टी मिल गई मतलब बड़ी मात्रा में सरकार ने लोगों को जेल से छोड़ दिया, राहत दे दी। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य कर रही है। इसके कई रिपोर्ट को लेकर बड़ी आलोचना होती है। कई रिपोर्ट को लेकर कुछ सरकारें ऐसा सोचती हैं कि ये रिपोर्ट किसी अन्य देशों के विचारों से प्रेरित है, किसी अन्य देशों के दबाव से प्रेरित है। लेकिन जो भी है, इसने कई महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और विशेषकर जेल में जो बंदी हैं, कैदी, चाहे वे सेना के हों, चाहे वे अपराध में लिप्त पाए गए लोग हों, चाहे कुछ अन्य तरीके के हों, जेल के लोगों को अधिकार दिलाने के लिए संस्था ने बहुत कार्य किया है। इस संस्था का ये सोचना है
कि जेल में बंद कैदी भी एक मानव है और उसे मानव युक्त जीवन जीने का उतना ही अधिकार है जितना अन्य को। तो इस प्रकार मानवाधिकारों के लिए कार्य करने वाली संस्था क्या कहलाती है? एमनेस्टी इंटरनेशनल। तीसरी संस्था है ह्यूमन राइट्स वॉच। ये भी मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्य करती है। ये एक अमेरिकी लेकिन गैर सरकारी संगठन है तो इसका आधार अमेरिका में, लेकिन ये भी गैर सरकारी है और मानवाधिकारों की अवहेलना की ओर विश्व का ध्यान खींचने का कार्य करती है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय स्थापित करने में सहायता करती है। ये जो ह्यूमन राइट्स वॉच है तो अमेरिका में, लेकिन अपनी खोज के आधार पर, अपनी छानबीन के आधार पर विश्व के विभिन्न राष्ट्रों में जहां मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और जिसकी जानकारी लोगों तक नहीं है, उसको ये प्रचारित करता है और ऐसा करते हुए प्रयास करता है कि मानवाधिकार, मानव के अधिकारों का दुरुपयोग या हनन कम से कम किया जाए सरकारों द्वारा। ह्यूमन राइट्स वॉच। चौथी संस्था है ग्रीन पीस, जहां रेड क्रॉस स्वास्थ्य संबंधी मामले में, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स मानव अधिकार के मामले में, वहीं ग्रीन पीस पर्यावरण के मामले में। विश्व मंच पर सबसे प्रभावशाली मंच संगठन उनमें से एक है ग्रीन पीस। ग्रीन पीस, शांति और हरियाली, ये पर्यावरण के मुद्दों पर बड़ी सजग है और जैसा मैंने पूर्व में कहा कि आने वाले दशक और शताब्दी में पर्यावरण, जलवायु, विश्व का तापमान, ये बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, मुद्दा हो चुका है, बन चुका है और अब इस मुद्दे को सुलझाने के प्रयास तीव्र से तीव्रतर होते जा रहे हैं। ज़रूरत है ग्रीन पीस जैसी संस्थाओं की, जो लगातार विदेश की सरकारों को इस बात के लिए सजग कर रही हैं कि आपके देश में पर्यावरण को लेकर अनेकों कार्य करने की ज़रूरत है। ये संस्था जो है पर्यावरण के क्षरण को रोकने के लिए विश्व समुदाय को अपनी ओर आकर्षित करती है। पर्यावरण के दुरुपयोग को लेकर, पर्यावरण के क्षरण को लेकर उसको रोकने का प्रयास कर रही है, चाहे वो ग्लेशियर के रूप में बर्फ, चाहे वो पानी का पिघलना हो, विश्व ऊष्मा तापमान का बढ़ना हो, महासागर की संभावित गहराई का बढ़ने का मामला हो, आदि आदि। इन सब पर ध्यान आकर्षित करने का काम कौन सी संस्था कर रही है? ग्रीन पीस, बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन पर्यावरण के क्षेत्र में।